started the recording of the class. So the unit name is mechanic properties of bulk material, पदार्थ के स्थूल गुण. ओके, या फिर इसको हम थोड़ा सा भी और नाम बताऊंगा इसका हिंदी में, बट लेट्स सी व्हाट आर द चैप्टर्स. एक आता है इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. ओके, देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, एक होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. Okay, so there are 3 different chapters that are present. Okay, 3 chapters हैं इसमें हमारे. तो देखो जरा बल्क मटेरियल क्या होता है. ओके, क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है. सबसे पहले ना सॉलिड्स को हम लोग समझेंगे. व्हाट आर सॉलिड्स बेसिकली. एक मिनट रुकना जरा. ओके, सो इसमें देखो जरा इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स. ठीक है, देखो इलास्टिसिटी आप लोग जानते हो. सॉलिड्स जैसे हम लोग क्या होते हैं, देखो ठोस को अगर आप पढ़ो. ओके, तो ठोस आपके क्या होते हैं बताओ. पहले ये बताओ, हाउ मैनी ऑफ यू हैव स्टडीड दिस यूनिट. आप लोगों के स्कूल में कितने लोगों ने इसके बारे में अभी पढ़ लिया है. ठीक है, कितने लोगों ने पढ़ी है ये यूनिट, मतलब यूनिट का कोई भी चैप्टर स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है. बताइए. सेकंड बुक है ये. ठीक है, फिजिक्स का सेकंड पार्ट जो है फिजिक्स की. तो लेकिन तुम्हारे पास एक ही बुक होगी ना. असल में लास्ट ईयर इसमें एक दो चैप्टर रिड्यूस हुए हैं ना 2 साल पहले. अगर मैंने प्रीवियस चैप्टर नहीं पढ़े तो क्या ये चैप्टर समझ आ सकता हूँ. ये बहुत अच्छी बात कही आपने. ठीक है, ये बहुत अच्छी बात कही आपने. और बताओ, और किसी के ऐसे ख्यालात हैं, और किसी को ऐसी समस्याएं हैं क्या. और किसी को भी ऐसा कुछ है सवाल. हाँ, देखो ऐसा है, ये मैंने ये यूनिट इसीलिए स्टार्ट किया है. ठीक है, क्योंकि आपने अगर पीछे का कुछ भी नहीं पढ़ा है ना 11th क्लास में, तो फिर भी आपको बहुत बेसिक से ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी. ठीक है, इसीलिए मैंने ये यूनिट अभी स्टार्ट की है. वैसे हम लोग जो बेटा फर्स्ट क्लास हमने ली थी ना, आपको एक दो ही क्लास तो हुई थी ना बीच में फिजिक्स की. तो आदर्श है ना, हर्षित आपको जो दी थी,
तो वो जो यूनिट है ना वहाँ पर बेस की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, जिसमें हम लोग काइनेमेटिक्स जो पढ़ रहे थे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, तो वो जो चैप्टर्स है ना वो सारे एक दूसरे पर लिंक हैं। और ये वाली यूनिट का स्टार्ट करने का पर्पज ही ये है कि इसमें आपको कुछ बेसिक ऐसे नीड नहीं है, यहाँ सब चीज़ें नहीं आएंगी इसमें, ठीक है। तो आप बहुत इजीली ये चीज़ें समझ सकते हो और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बशर्ते कि ये चैप्टर रिड्यूस ना हुआ हो। वैसे मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर रिड्यूस हुआ नहीं है, ओके, बट हाँ, तो आप लोग ना सिलेबस में एक बार अपने देख लेना, ठीक है, मैं बस स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके। और आई होप सो ये सिलेबस में सबके है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और अगर ठीक है, चैप्टर बुक किसी के सामने एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक है, ये है अभी सिलेबस में। इसीलिए पढ़ो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, देखना। मैं बेटा ध्यान रखता हूँ, ठीक है, मुझे पता है ना कि किसका क्या है बेस, किसने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लेते हैं, ठीक है। और वो वाले जो क्लास चल रही थी काइनेमेटिक्स वाली, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जैसे थर्मोडाइनमिक्स हमारा उधर थोड़ा सा रह गया है, ऐसे ही उसमें भी, ठीक है, क्योंकि अभी इनको शालिनी को समझ में आनी चाहिए क्लास, ठीक है, वरना अगर मैं वो शुरू करता तो हो सकता है दिक्कत आ जा होती, ओके। ओके सो वेल, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। देखो इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है सॉलिड्स का, क्या होते हैं, देखो सॉलिड्स आप लोग कैसे डिफाइन कैसे करते हो, ठोस क्या होते हैं, बचपन की क्लास में आपने कुछ चीजें सीखी होंगी, ठीक है। क्या क्या चीजें सीखी हैं देखो जरा, आपने सीखा है कि ठोस आपसे कोई डिफाइन कराता था व्हाट आर सॉलिड्स, तो आप क्या बोलते थे कि सॉलिड्स आर दोस विच आर इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। कोई भी चीज यदि ठोस है, इसको मैं यहाँ ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, लेट मी ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। कोई चीज यदि ठोस वस्तु है, सपोज, ओके, हम्म, तो इस ठोस के अंदर सॉलिड बॉडी यदि है, तो सॉलिड बॉडी में आप क्या बोलते हो कि कुछ चीजें होती हैं, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, है ना। अगर ये एक सॉलिड बॉक्स है, ठोस पदार्थ है, तो ठोस के आप क्या क्या चीजें बताते हो कि इसके अंदर रिजिडिटी होती है, क्या होती है इसके अंदर, रिजिडिटी होती है। रिजिडिटी का मतलब होता है कि इसके अंदर दृढ़ता होती है ना। ठोस सारे कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं, ठीक है। दृढ़ का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है, सॉलिड्स का कंपोजिशन ऐसे ही तो होता है, आप लोग क्या कहते हो कि इट्स मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। व्हेन सॉलिड्स आर देयर देयर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, हम्म, सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स आपके कैसे अरेंज होंगे, है ना। आप इसके पार्टिकल्स जब देखते हो, देयर इज नो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ओके, मींस एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सभी परमाणु एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, ठीक है, और उनके बीच में गैप बहुत कम होता है, ओके। तो ये ऊपर तक आपको ऐसे ही फिल कर देना है सभी में, ठीक है। सो आप कहोगे कि एटम्स क्या है, सभी के सभी बहुत रिजिड, एक एक पास पास है बिल्कुल, ठीक है, उनके बीच का गैप बहुत कम है, ओके। तो जब गैप बहुत कम होता है तो फिर इनका मोशन फ्रीली नहीं होते हैं ये, ठीक है, सारे के सारे एटम्स जो हैं ठोस के अंदर वो बहुत फ्री मोशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसमें फर्स्ट चैप्टर में, यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ सॉलिड्स का डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग लिक्विड्स पे आएंगे, फिर हम गैस पे आएंगे, है ना, इस टाइप से चीजें हैं। तो सॉलिड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो सॉलिड्स में आप कहोगे कि दे शो अ रिजिडिटी, है ना। तो रिजिडिटी क्यों आती है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इस तरीके से है कि उसके एटम्स आपके बहुत ही फिक्स्ड हैं, राइट। तो इसी वजह से ये कुछ प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे हम देखते हैं एक वर्ड आता है इलास्टिसिटी, देखिए क्या होता है। यहाँ से हम लोग फर्स्ट है इसमें टॉपिक आपका इलास्टिसिटी, ओके। इलास्टिसिटी में हम क्या देखते हैं, इलास्टिक नेचर आप क्या देखते हो, जैसे रबर होती है,
रबर को आप क्या करते हो, रबर को स्ट्रेच करते हो, एक रबर है बैंड है, ओके। तो रबर बैंड आपका क्या होता है बोलो, स्ट्रेच होता है ना। यू कैन, अगर इसको इधर खींचो इसको इधर खींचो, सो इट कैन गेट स्ट्रेच्ड, है ना, इट कैन गेट स्ट्रेच्ड, राइट। अगर इसकी लेंथ एल थी तो अब आपने ये स्ट्रेच करके क्या कर दिया, कुछ लेंथ बढ़ा दी, राइट, कुछ लेंथ इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसको हम लोग शो करते हैं एल प्लस डेल्टा एल समथिंग, इस टाइप से हम शो कर सकते हैं कि लेंथ इसकी हमारी थोड़ी सी क्या होगी, बढ़ गई, जस्ट लाइक द स्प्रिंग। स्प्रिंग आप लोग खींचते हो, ओके, तो वो क्या हो जाता है, उसकी लेंथ भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहीं से हमारा शुरू होगा, ओके। व्हाट वी कैन से, इलास्टिसिटी आप क्या बताओगे, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, द property of the body because of which they are able to come back, because of which they are able to come back to their original state, original state after removing the externally applied, after removing the externally applied what, force, ठीक है, is called elasticity. यानी किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु या पिंड, ठीक है, का वह गुण जिसके कारण, जिसके कारण जिसके कारण वह अपनी अपनी प्रारंभिक अवस्था, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, लौट आता है यदि यदि उसको क्या किया जाए, यदि उस पर कोई बल आरोपित हो, है ना। डेफिनेशंस और हाँ, हिंदी में डेफिनेशंस हम लोग और बेटर लिख लेंगे बाद में, ठीक है, भेज दूंगा मैं। तो समझो पहले कॉन्सेप्ट को क्या है, कि जैसे हम इलास्टिसिटी को क्या बोलोगे आप, कि अगर आपने कोई भी सॉलिड लिया और इस सॉलिड पे जैसे ही आप कुछ फोर्स लगाते हो, ठीक है, तो सॉलिड के अंदर क्या आता है, कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। वो चेंजेस किसी भी तरीके से आ सकते हैं, हो सकता है उसकी लंबाई बदल जाए, हो सकता है उसकी चौड़ाई बदल जाए, हो सकता है उसका कुछ और, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी चेंज हो जाए, है ना। तो उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन, एक तरीके से क्या वर्ड बोलते हैं हम लोग उसको, डिफॉर्मेशन बोलते हैं, डिफॉर्मेशन, ओके। क्या किसी को नेटवर्क इश्यू तो नहीं है तो बता देना, ठीक है। हम्म
तो डिफॉर्मेशन क्या होती है? डिफॉर्मेशन आप बोलोगे कि अगर हम किसी भी सॉलिड बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स लगाते हो, है ना, तो उसके अंदर क्या आते हैं, उसमें प्रेशर पड़ेगा तो फिर कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। और अगर वो चेंजेस आने के बाद उसमें आपने जैसे ही फोर्स हटाया तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ गया, तो आप कहोगे कि ये इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है ये मटेरियल, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है? इट इज शोइंग इलास्टिक बिहेवियर, ठीक है, इलास्टिक बिहेवियर। फॉर एग्जांपल जैसे ये चौक है ना, ये चौक है, दीज आर द चौक पार्टिकल्स, ठीक है। अब अगर मैं इस पर अगर फोर्स लगाता हूँ तो आप बताइए जरा कमेंट सेक्शन में, अगर मैं चौक पर फोर्स लगाता हूँ तो व्हाट विल हैपन? दिस विल शो द इलास्टिक बिहेवियर और नॉट? बोलो। Chalk will show the elastic behavior or not? Please comment yes or no. Shalini is saying no. Okay. What about others? और लोग बताओ। नहीं। ओके ओके ओके, नहीं है ना, वो नहीं शो करेगा, ठीक है, क्योंकि अभी तुमने देखा मैंने उसको जैसे थोड़ा सा फोर्स लगाया वो ब्रेक हो गया, ठीक है। तो आप कहना दिस इज नॉट शोइंग अ इलास्टिक बिहेवियर, राइट। अच्छा, तो इलास्टिक बिहेवियर नहीं शो कर रहा है, तो इलास्टिसिटी ना, इसी बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी कैन बी ऑफ टू टाइप। इसमें आप दो तरीके से इलास्टिसिटी को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे, ओके। हाउ? एक आप कहना परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होती है, ओके। और दूसरी होती है, सेकंड इज परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, है ना। इसको आप हिंदी में बस ये लिख लो, प्लास्टिक और ये इलास्टिक, ठीक है। बॉडी को आप पिंड बोल सकते हो अभी यहाँ पर, ठीक है। वस्तु भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओके। तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी एंड परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज क्या क्या होंगे, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कहोगे और कब आप इलास्टिक बॉडी कहोगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है इसका डिफरेंस। अगर अगर उसकी डिफॉर्मेशन परमानेंट हो रही है, ठीक है, अगर किसी भी बॉडी पर डिफॉर्मेशन, ओके ओके, लोकेशन चेंज कर ली, ठीक है। यदि किसी बॉडी पर डिफॉर्मेशन परमानेंटली हो रही है तो आप देखोगे दैट बॉडी इज शोइंग अ प्लास्टिक बिहेवियर, ओके। फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्लास्टिक, राइट, प्लास्टिक मटेरियल है। इसको अगर मैं तोड़ता हूँ तो वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, पूरी तरीके से टूट जाएगा और वो अपनी शेप को रीगेन नहीं कर पाएगा। तो अगर शेप को रीगेन नहीं कर पा रहा है तो आप कहोगे इट्स अ प्लास्टिक बिहेवियर, इट्स अ प्लास्टिक बिहेवियर। कि डिफॉर्मेशन होने पर, डिफॉर्मेशन यानी जब आप उस पर बल लगा रहे हो तो उसकी शेप चेंज होगी और शेप चेंज होने के बाद वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ रही है, देन इट मीन्स दैट इट इज शोइंग यू द प्लास्टिक बिहेवियर, ओके। और यदि डिफॉर्मेशन होने के बाद वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ रहा है, इट मीन्स इट यू कैन से दैट इट इज शोइंग यू, इट इज शोइंग व्हाट, इट इज शोइंग
ओके, आज से मैं अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो विद पोल क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। पोल, आई विल अप्लाई द पोल्स, ठीक है, सो दैट यू पीपल कैन रेस्पॉन्ड। अच्छा देखो, तो डेफिनेशंस लिख लेते हैं जल्दी से। प्लास्टिक बॉडी और इलास्टिक बॉडी में, तो इसका डेफिनेशन लिख लो, व्हाट इज अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ठीक है। अ बॉडी विच रीगेन इट्स, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, यही याद हो जाएंगे, ठीक है। अ बॉडी विच regains, a body which regains its original dimension, its original dimension, okay, immediately, immediately after, after removal of deforming force, removal of deforming, deforming force, ठीक है, is called elastic body। यानी वह वस्तु, वह वस्तु जिस पर, जिस पर बल हटाने पर, हटाने पर वह अपनी, वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, ठीक है। किस में आ जाए? प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज अ प्लास्टिक बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, ये है क्यूब, ओके। इस पर यदि आपने इधर से लगाया फोर्स, जैसे ही आप इसको फोर्स अच्छा देखो, फोर्स भी ना, सपोज आपने क्या किया, फोर्स जब इसमें लगाया ना, तो इसमें पता है ऊपर से सपोज आपने फोर्स लगाया, तो जैसे ही आप ऊपर से फोर्स लगाओगे ना, तो देखो चेंजेस क्या आएंगे। ये चीज ना आगे की तरफ जाएगी ऐसे, और ये चीज इधर जाएगी, ठीक है, ये चीज इधर जाएगी, इस टाइप से कुछ आगे चीजें हो जाएंगी, ओके। इसको थोड़ा विजुअलाइज, अब क्या है कि ये फोर्स लगा हुआ था इस पर, सपोज 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, अब आपने ये फोर्स रिमूव किया, ठीक है। तो अगर फोर्स जैसे ही रिमूव करोगे, तो ये अपनी बैक नॉर्मल स्टेट में अगर आ रहा है, तो आप कहोगे कि दिस इज अ प्लस इलास्टिक बॉडी, ठीक है। जैसे आप रबर बैंड का एग्जांपल कोई अगर इस टाइप से ले लें हम, तो जब आपने इसमें डिफॉर्मेशन किया, क्या किया इसमें डिफॉर्मेशन, जब आप करोगे, फोर्स लगाओ, फोर्स लगाने पे सपोज ये हो गई, ओके। ओके, तो फोर्स कैसे लगाया होगा? मान लो फोर्स आपने इधर लगाया और इधर लगाया, है ना। डिफॉर्मेशन फोर्स जो वर्ड आ रहा है ना, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन देखो, डिफॉर्मेशन वर्ड का मतलब क्या है? डिफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप उसको बॉडी को ना ब्रेक कर रहे हो एक तरीके से, है ना, मेरे साइड, ओके ठीक है। तो डिफॉर्मेशन है ना, किसी वस्तु पर आप यदि बहुत अधिक बल लगाओगे, ठीक है, तभी वो चीज क्या होगी? डिफॉर्म होगी, ओके। दो तरीके से बॉडी डिफॉर्म हो सकती है। कैसे? जैसे प्लास्टिक बोतल होती है, प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक बोतल्स पे आप देखते होंगे, उस पर लिखा रहता है यूज एंड क्रश इट आफ्टर यूज, ठीक है, क्रश इट आफ्टर यूज। तो जब आप उसको क्रश करोगे, है ना, तो यानी डिफॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया उसका? डिफॉर्मेशन। तो आपने देखा होगा उसको आप जैसे ही क्रश करोगे, तो वो डिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल, ओके। और यदि आप उसको जैसे ही आप फोर्स हटा रहे हो, वो डिफॉर्मेशन फोर्स आप जैसे ही हटाओगे, अब वो यदि अपनी पुरानी स्टेट में वापस आ जाए, तो आप कहना कि इट्स अ इलास्टिक, और ना आए तो फिर वो प्लास्टिक, ठीक है।
तो इसमें फोर्स हटाने पर अगर वो अपनी ओरिजिनल स्टेट, जब फोर्स लगाया तो ये कैसे हो गई, ये बड़ी हो गई, ठीक है। अब फोर्स हटाओगे तो अगर ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ रही है तो इलास्टिक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, फॉस्फो इसका रियल एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं। फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज एंड क्वार्ट्स, क्वार्ट्स और फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, ठीक है। दे आर व्हाट काइंड ऑफ, दे आर परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज, ठीक है। और परफेक्ट इलास्टिक बॉडी, तो ये आपसे ऑप्शन पूछा जाता है, ठीक है। परफेक्ट इलास्टिक बॉडी का एग्जांपल, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखें, व्हाट इज, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, इफ एनीवन हैज डाउट प्लीज आस्क मी, ओके। परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी, परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी, किसको आप परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी कहोगे? इसमें लिख लो, अ बॉडी विच डू नॉट रीगेन, बॉडी विच डू नॉट रीगेन its ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। आफ्टर रिमूवल ऑफ, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स is called, is called what, perfectly plastic body, है ना, perfectly plastic body, right। यानी वह वस्तु जिस पर बल हटाने पर, ठीक है, बल हटाने पर वह अपनी प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था में ना आए, क्या कहलाती है, प्लास्टिक बॉडी कहलाती है। So that's a basic difference between the elastic body and plastic body. Now let's take some example. प्लास्टिक बॉडी के एग्जांपल लिख लो, पैराफिन वैक्स, ओके, पुट्टी एंड मड, are nearly perfectly plastic body, are nearly perfectly plastic body. ओके, प्लीज राइट डाउन। आपको यहाँ तक की सब चीज यहाँ समझ आ रही है बात आप, क्योंकि अब जो चीजें आएंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। बताओ, ऑल ओके? एनीवन हैज एनी काइंड ऑफ डाउट, क्वेश्चंस, प्लीज लेट मी नो। बताइए भाई। दक्ष, दक्ष सो रहे हो, जाग रहे हो? डंडा रखा हुआ है तुम्हारे लिए क्लास में अभी मैंने, ठीक है, यहीं से पड़ेगा, यहीं से पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब नोट करके आप लोग लिखो, देयर इज नो परफेक्टली प्लास्टिक और इलास्टिक बॉडी। कहोगे ये कैसी बात हुई है? लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, देयर इज नो
परफेक्टली, ठीक है, देयर इज नो परफेक्टली इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी, देयर इज नो परफेक्टली इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी। कोई भी वस्तु ना तो फुल्ली तरीके से प्लास्टिक हो सकती है, ना ही फुल्ली तरीके से इलास्टिक हो सकती है। दैट्स अ ट्विस्ट इन द स्टोरी, ठीक है। अभी हम ऊपर पढ़ के आए कि प्लास्टिक बिहेवियर और इलास्टिक बिहेवियर है ना, बट रियल वर्ल्ड में देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ अ बॉडी विच कैन शो द बोथ काइंड ऑफ द प्रॉपर्टीज, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी वस्तु है वो फुल्ली तरीके से ना तो प्लास्टिक होगी, ना फुल्ली तरीके से वो वस्तु इलास्टिक होगी, ओके। तो कुछ बीच का बिहेवियर शो करते हैं ये, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एट पर्टिकुलर टेम्प, तो इसका मतलब क्या है कि जो बॉडी किसी कंडीशन में प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रही है, हो सकता है वही बॉडी किसी कंडीशन में इलास्टिक बिहेवियर शो करे। या फिर on the other hand, you can say if a body is showing the elastic behavior at some conditions, then that body can also show the plastic behavior as well, okay। तो यानी there are some other factors which are responsible to change this kind of the behavior, ठीक है। यानी कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी वस्तु को, कहते हैं ना, क्या भाई बच्चों कहते हैं ये, क्यों भाई ये बताओ बॉयज गर्ल्स, कोई भी कहते हैं ना ये वाली बात कि कोई भी इंसान बचपन से वो नहीं होता है ना, क्यों आतंकवादी नहीं होता, नहीं ऐसा बोला जाता है कि कोई भी बचपन से आतंकवादी नहीं होता है, या कोई बचपन से बहुत हीरो भी नहीं होता है। कई सारी चीजें होती हैं, देखते हो ना मूवी में कि वो बहुत अच्छा होता है, स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा होता है ना, फिर उसके साथ लोग बहुत उदम करते हैं तो फिर वो विलन बन जाता है, गुंडा बन जाता है, देखा है इस टाइप से। तो कुछ इसी टाइप का बिहेवियर होता है बॉडी, फिजिकल बॉडी के साथ, ठीक है, कि हमारे आसपास के जो मटेरियल्स हैं ना वो भी किन्हीं कंडीशंस में तो कुछ अलग बिहेवियर शो करेंगे और किसी किसी कंडीशन में वही बिहेवियर वो बदल जाएगा, ठीक है। अब आप लेंगे, ठीक है। एक्चुअली व्हेन इलास्टिक बिहेवियर इंक्रीजेस प्लास्टिक बिहेवियर डिक्रीजेस, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, अगर इलास्टिक बिहेवियर इंक्रीज करता है ना, देखना क्या रिलेशन होता है, इफ इलास्टिक बिहेवियर इंक्रीजेस, अगर इलास्टिक बिहेवियर इंक्रीज करता है तो प्लास्टिक बिहेवियर डिक्रीज करता है। प्लास्टिक बिहेवियर क्या करता है, डिक्रीज करता है, और इसके वाइस वर्सा भी बात सही है, ये यदि डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, ये रिलेशन होता है इनमें, ओके। दैट्स अ पॉइंट टू बी नोटेड, ओके, दैट्स अ पॉइंट टू बी नोटेड। व्हाट, कि भाई कोई भी अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, और दूसरी बढ़ेगी तो ये घटेगी, ठीक है। कैसे समझ सकते हैं इसको हम, इसी के लिए हमारा ये पूरा चैप्टर है, ठीक है। दिस बिहेवियर कैन बी अंडरस्टैंड बाई हुक्स लॉ। अभी हम लोग एक नियम पढ़ेंगे, ठीक है। साइंटिस्ट हुक्स ने ये बात बताई थी, हुक्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस एज वेल, ठीक है। कि कोई भी बॉडी ना तो फुल्ली तरीके से क्या होती है, ना तो फुल्ली प्लास्टिक और ना ही फुल्ली इलास्टिक, ओके। कीप दिस थिंग इनटू योर ब्रेन, ओके। नाउ तो लिखें जरा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके आगे क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में बहुत काम आएंगे ये दो पॉइंट्स जो अभी समझा रहा हूँ। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इंजीनियरिंग फील्ड में भी बहुत काम आते हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ओके। इसको हम बोलते हैं विकृति, है ना। स्ट्रेन होती है विकृति, और स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या होता है, एक तरीके से दबाव, ठीक है, दबाव बोलो, या फिर इसके लिए अभी हम और वर्ड भी यूज कर लेंगे,
अभी आप इसको दबाव ही बोल दो, ठीक है। दबाव के साथ विकृति आना, स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन डेवलप होना, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन, ठीक है। और ये देखो कैसे समझेंगे इसको। जनरली होता क्या है ना कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है, सपोज ये इस टाइप से है, दिस इज अ सिलेंड्रिकल बॉडी, ठीक है। ये एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है ना। अब इस पर सपोज इसकी लेंथ है एल, इट्स लेंथ इज एल, ठीक है। एल है इसकी लंबाई, ओके। अब आपने क्या किया, इस पर ना इसको ऊपर साइड में फोर्स लगा के खींचा और नीचे साइड में फोर्स लगा करके खींचा। तो जैसे ही आप इस पर फोर्स इस तरीके से लगाओगे तो क्या होगा, देखो बताओ। इस पर फोर्स लगाने पर आप देखोगे कि इट्स लेंथ विल इंक्रीजेस, राइट। इट्स लेंथ विल increases, okay, and once its length will increases, then लेंथ देखो हो जाएगी एल प्लस डेल्टा एल। कितनी हो जाएगी, एल प्लस डेल्टा एल, इसको हम बोलेंगे लेंथ, ये हो गई, ठीक है। एल प्लस डेल्टा एल। तो अगर मोटा मोटा डिफरेंस आप अगर देखो तो डिफरेंस आप कहोगे कि डिफरेंस कितना आया है, लगभग लगभग आप कहोगे इतना डिफरेंस आ गया। ये जो इसकी लंबाई बढ़ी है ना डेल्टा एल, ये डेल्टा एल लगभग इतनी है, ठीक है। लंबाई में क्या हुआ, लंबाई में थोड़ा सा डेल्टा एल क्या आ गया, चेंज। ये बात समझ में आ रही है क्या किया मैंने। आई हैव अ सॉलिड सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ बॉडी एंड वी आर जस्ट स्ट्रेचिंग दैट, ठीक है। जैसे स्ट्रेच करोगे तो वो खिंच जाएगी, है ना। और जो खिंची वही आप पाओगे, दैट्स द डिफॉर्मेशन। डेल्टा एल इज अ डिफॉर्मेशन। डेल्टा एल क्या है बोलो इसमें, डिफॉर्मेशन, यानी ये उसके अंदर चेंजेस आए हैं, ठीक है। अब ये जो चेंजेस आए हैं तो ये मेरे को बताओ, ये शॉर्ट टर्म चेंज है या फिर परमानेंट चेंज है, ये आप मेरे को जरा बताइए। ये आपका शॉर्ट टर्म चेंज है, ठीक है, या फिर परमानेंट चेंज है, ओके। ऑप्शन ए या बी, ए ऑप्शन दे रहा हूँ, ए ऑप्शन दे रहा हूँ शॉर्ट टर्म है, और बी ऑप्शन दे रहा हूँ ये परमानेंट है। तो मेरे को ज़रा बताओ यहाँ पर, इट्स अ शॉर्ट टर्म और इट्स अ परमानेंट, ठीक है। जल्दी से बताइए। ओके, शॉर्ट टर्म, ठीक है ना, या शॉर्ट टर्म। सो आंसर इज शॉर्ट टर्म, इट्स अ शॉर्ट टर्म, है ना, शॉर्ट टर्म में है, ओके। तो इसको हम लोग बोलते हैं, देखो ये जो चीज आई है ना, इसे आप कहोगे स्ट्रेस, दिस इज अ स्ट्रेस, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस। और स्ट्रेस भी पता है कैसा स्ट्रेस, इसे हम बोलते हैं ये टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं। आपके सामने आता है ना, तो उसकी पूरी टेस्टिंग करके भेजा जाता है वो मटेरियल, कि कहीं इस पर इतना लोड पड़े या इसमें इतना खिंचाव आए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारा टेस्ट किया जाता है, तो वो सब टेस्ट ऐसे ही करते हैं हम लोग, ये टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेन टेस्ट करके ही वो मटेरियल आपका मार्केट में आता है, ठीक है। अब जैसे देखो बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने, ठीक है। तो ये आया, डिफॉर्मेशन हुई, ये इसमें चेंजेस आई, राइट। अब जब चेंजेस आए, दूसरा देखो हम इसमें कुछ इस टाइप से भी ले सकते हो, दूसरा आप कुछ इस टाइप से भी कह सकते थे ना, कि अगर मैं इसको कंप्रेस करूं, है ना, ये, तो ये वाला फोर्स भी कैसा होगा बताओ, ये कंप्रेस्ड फोर्स होगा, ठीक है। और जब कंप्रेस्ड करोगे तब ये क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ में, इसकी लेंथ में चेंजेस आ जाएंगे और ये छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये छोटा। तो आप यहाँ पर कहोगे कि इसकी भी लेंथ में एल माइनस डेल्टा एल, एल माइनस डेल्टा एल, है ना। इस टाइप से इसमें डिफॉर्मेशन हम वैसे देखते हैं, ठीक है। तो अगर बॉडी खिंची है तो इसको हम एलोंगेशन शब्द यूज कर देते हैं, ठीक है। अगर बॉडी
खिंचिए तो एलोंगेशन वर्ड यूज करते हैं। ओके, तो अब यहाँ से देखो स्ट्रेस क्या होता है, हाउ वी कैन डिफाइन द स्ट्रेस, है ना। तो स्ट्रेस तो तुम लोग लेते ही हो, कई लोग हैं। एक तो स्ट्रेस होता है कि आप लोग जो लेते हो, है ना, चिंता, है ना। नई स्टडीज में ये निकल के आ रहा है कि चिंता बहुत हो रही है ना आज की डेट में, सभी लोग स्ट्रेस्ड हैं, देखते हो ना। सभी लोग कनेक्टेड तो हैं ऑनलाइन, बट सब लोग स्ट्रेस्ड बहुत हो गए हैं, ठीक है। एक तो आप ये वाला सुनते हो ना, स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस, स्ट्रेस, आई हैव सम स्ट्रेस, है ना, दर्द हो रहा है। विक, विकार, है ना। स्ट्रेस एक तरीके से क्या है, विकार, विकृति आ जाती है उससे। देखो स्ट्रेस ही रेस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेन का। तो हम फिजिक्स के टर्म्स में आप कैसे स्ट्रेस को डिफाइन करोगे, लिख लो जरा इसको, या फॉर्मूला लिखवाता हूँ पहले। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है, स्ट्रेस बराबर रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला होता है स्ट्रेस का, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स अभी आप लगा लो, ये बल और ये क्षेत्रफल, ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल, राइट। कुछ स्टेप्स है, ओके। रीस्टोरिंग फोर्स यानी कितने कितने एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है, उसे हम कहेंगे स्ट्रेस, ठीक है। इस और डिफाइन कर लो, द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके, is known as stress, is known as stress। यानी एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर पर लगने वाला, अभी आप वर्ड यही लिख दो, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है, स्ट्रेस कहलाता है। अब जैसे, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया आपका, स्ट्रेस बराबर एफ अपॉन ए। फॉर्मूला क्या बनेगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जैसे आपने प्रेशर का पढ़ा होगा, ठीक है, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया पढ़ा है, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट्स देखो, एसआई यूनिट्स मैंने आपको बताया था, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ते हैं तो उसके एसआई मात्रक जरूर पढ़ते हो, ठीक है। तो एसआई मात्रक देखो, इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या रखेंगे। देखो फोर्स किस में लेते हैं, न्यूटन में। किस में लेते हो आप, न्यूटन में। और एरिया किस में लेते हो, मीटर स्क्वायर में, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी को ही हम पास्कल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसी को हम, पास्कल, ठीक है। और ये एक तरीके से प्रेशर होता है ना, क्या होता है ये आपका प्रेशर, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने जिसको बताया था, ठीक है, विमा, जैसे हम क्या बोलते हैं इसकी, विमीय सूत्र, ठीक है। विमा इसकी बनेगी, ठीक है। फोर्स की देखो क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। अगर ये किसी को याद नहीं, एरिया की होती है एल टू, ठीक है। तो ऊपर जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। यदि किसी को ये नहीं आता है तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, हम इसको समझ लेंगे, ओके। अभी आप बस इसको याद कर लेना, ओके, यू कैन रिमेम्बर इट, ओके। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि ये क्वांटिटी कैसी है, क्योंकि फिजिक्स में आपको क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी या तो अदिश होगी या सदिश होगी, ठीक है। सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि होती है
डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं है, ठीक है, इट डोंट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम, अदिश राशि, राइट। क्लियर है यहाँ तक तो, ठीक है। नाउ लेट्स टू फोकस ऑन द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ, एनीवन इज हैविंग डाउट्स, फिर हम क्वेश्चंस भी करेंगे फिर, है ना। बहुत स्पीड के साथ मैं चीजें कुछ समझा देता हूँ, चलें आगे, ऑल गुड। ऑल ओके। बोलो जल्दी, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो, ओके। हेलो, हेलो, ऑल ओके। ओके, गुड, लेट्स गो अहेड। अब आप लिखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं। अभी हम स्ट्रेस की ही बात कर रहे हैं, स्ट्रेन नहीं, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अब देखो स्ट्रेस किस किस तरीके से मिल सकता है ना। क्यों भाई, तुम लोगों को स्ट्रेस कई कई तरीके से मिल सकता है, ठीक है, तुम लोगों को स्ट्रेस कई कई तरीके से मिल सकता है जिंदगी में, ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ। लड़कों को स्ट्रेस लड़कियों से भी मिल सकता है, ठीक है, लड़कियों को लड़कों से भी स्ट्रेस मिल सकता है, लड़कियों को लड़कियों से भी स्ट्रेस मिल सकता है, लड़कों को लड़कों से भी स्ट्रेस मिल सकता है। हैं, क्यों भाई, ओके। लेकिन हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो ह्यूमन पे नहीं, हम लोग मटेरियल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये एग्जांपल्स में बताना कि कौन सा स्ट्रेस है ये, ठीक है। लेट्स सी द एग्जांपल्स। सपोज आई हैव अ, एक मटेरियल है, ठीक है, और ये देखो इस पर बलून पर, मतलब ये एक, इस पर मैंने क्या किया, इस पर मैंने इस पर फोर्स लगाया, ठीक है, इस तरीके से मैंने इस पर फोर्स लगाया, चारों डायरेक्शन से मैंने इस पर डिफॉर्मेशन फोर्स लगाया, ओके। तो जब मैंने इस, तो इसके अंदर चेंजेस क्या हुए कि जो बाहर वाली जो लेयर थी ना वो अब यहाँ कन्वर्ट हो गई, ये चीज़, ये वाली चीज़ ना बाद में आई है, ठीक है, ये चीज़ डिफॉर्मेशन शो कर रहा हूँ यहाँ, डिफॉर्मेशन, ओके। बाहर लेयर जो थी उस पर मैंने फोर्स लगाया सभी तरफ, एफ फोर्स, एफ, एफ और एफ, ओके। सो आई एम अप्लाइंग अ एक्सटर्नल फोर्स एफ ऑन दिस पर्टिकुलर, ये क्या है बताओ, ये एक गोल बॉल समझ सकते हो, ठीक है, या बलून समझ सकते हो। तो इसमें जो डिफॉर्मेशन आई है ना, ये डिफॉर्मेशन को हम क्या पढ़ेंगे और इसको कैसे समझोगे कैसे, ठीक है, इसको आप लिख लो, अ सॉलिड अंडर हाइड्रोलिक और बल्क स्ट्रेस, अ सॉलिड अंडर हाइड्रोलिक और बल्क स्ट्रेस बोलोगे आप इसको, यानी एक ठोस वस्तु है, इस पर या तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोल लो या फिर बल्क स्ट्रेस, ठीक है। तो जब स्ट्रेस हुआ, पहले इसकी ओरिजिनल शेप कुछ ऐसी थी, ठीक है,
और बाद में क्या हो गया, इसके अंदर ये डिफॉर्मेशन होकर के इसकी कुछ शेप ऐसे चेंज हो गई। तो अगर पहले वॉल्यूम इसका v था, अब मुझे आंसर करना, ठीक है, पहले वॉल्यूम अगर इसका v था, तो अब पता है कितना हो जाएगा अंदर वाला, v माइनस डेल्टा v। क्या हो जाएगा, v माइनस डेल्टा v। इनिशियल वॉल्यूम कितना था इस स्फीयर का, v, ठीक है, वॉल्यूम। तो स्टार्टिंग में वॉल्यूम था v, और ठीक है, तो ये वाला मुझे बताओ, ये वाला जो रीजन आएगा ना, ये वाला रीजन, ये कितना होगा। ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन ए, लेट मी राइट, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो गैप है ये कितना होगा, क्या ये गैप वी होगा, या फिर ये गैप डेल्टा वी होगा, या फिर ये गैप गैप ये आपका v प्लस डेल्टा वी होगा, या फिर v माइनस डेल्टा वी होगा। जल्दी बताएं, ए बी सी डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर इज ओके, शालिनी का, ठीक है। ये जो गैप आएगा ना, ये गैप बोला जाएगा डेल्टा वी, ओके, गैप आएगा डेल्टा वी, राइट, ओके, क्योंकि ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है वी, ठीक है, और अंदर कितना बचा है ना, तो v माइनस डेल्टा वी। तो जो चेंज आया है ना, ये चेंज को ही तो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, ये जो चेंज आया है वॉल्यूम में, ये वॉल्यूम में चेंज कितना आया है आयतन में, डेल्टा वी। गुड, ठीक है, अच्छा, ऑल गुड। अब यहाँ पर एक चीज लिख लीजिए आप, इसमें हेडिंग लिखें आप, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में नॉर्मल स्ट्रेस, ओके, नॉर्मल स्ट्रेस, और फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ओके, तो नॉर्मल स्ट्रेस लिख लें। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे। टाइम हो गया क्या, चलिए मैं यहाँ पे बस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस में भी ना अपन एक पढ़ोगे आप, इसके टाइप्स हम मैं लिख रहा हूँ। नॉर्मल स्ट्रेस में एक पढ़ोगे आप टेंसाइल स्ट्रेस, ओके, टेंसाइल स्ट्रेस पढ़ोगे, देन यू विल स्टडी द कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, आफ्टर दैट यू विल स्टडी द, ओके, फिर हमें एक पढ़ना है नॉर्मल स्ट्रेस, ये दो ही होते हैं, फिर आप पढ़ोगे कंप्रेसिव, ठीक है। एक मिनट क्या लिख दिया मैंने, टेंसाइल स्ट्रेस लिख दिया, और फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस है ना, ओके, और फिर हम लोग पढ़ेंगे बल्क स्ट्रेस, ठीक है, बल्क स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस, इसको मैं थोड़ा नेमिंग सही कर देता हूँ, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, बल्क स्ट्रेस सेकंड, ये मैं थोड़ा सा नेमिंग यहाँ पे ना इसकी सही कर देता हूँ। नॉर्मल स्ट्रेस ए वाला पार्ट है नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, और बी वाला पार्ट रहेगा बल्क स्ट्रेस, ओके, बल्क स्ट्रेस, और फिर सी वाला पार्ट रहेगा आपका शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो इन पर हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, शेयरिंग स्ट्रेस। तो क्वेश्चन तो कल ही बन पाएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स हमारे कल ही हो पाएंगे, फिर हम स्ट्रेन पढ़ेंगे, हुक्स लॉ पढ़ोगे, ओके। समझ आया क्या आप लोग को, कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी क्लास में, ठीक है, फिर हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे, ऑल ओके।
होमवर्क आएगा आप लोगों के लिए, नोट्स आएंगे, ठीक है। कल नोट्स में अपलोड नहीं कर पाया, आज नोट्स अपलोड कर दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे फिजिक्स के, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्विज आएगा, 10 क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोग वो सॉल्व कर लेना, ठीक है। ओके, शक्ल दिखाना जरा, एक बार शक्ल दिखा दो एक बार जरा, शक्ल देख लूं शक्ल। क्यों भाई, शक्ल देख लूं चलते चलते, शक्ल दिखा दिया करो, है ना। शक्ल देखे, हाँ। आजकल ऐसा है ना, शक्ल देखना इसलिए जरूरी हो जाता है, सामने एआई तो क्लास नहीं ले रहा है, कई बार ऐसा होता है। ओके, रोबोट्स भी क्लास ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी इज सो मच स्ट्रोंगर, ठीक है। हाँ, पता पड़ा स्टूडेंट रोबोट को बिठा दे रहा है अपने सामने कि हाँ ठीक है, मास्टर की क्लास चल रही है, चलो बैठ जाओ, हमारा काम कर दो, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द क्लासेस, ठीक है। सी यू टुमारो, है ना। और आप लोग कर लेना होमवर्क, ठीक है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो भी काम है वो कर लेना। ओके, बाय।